हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएस क्लासेस मैथ्स बाय हेमंत सर पर आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग स्वस्थ होंगे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें। बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले थे कक्षा 10वीं का 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, PYQ 2024 सेट नंबर 4 HY का ऑप्शनल क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। 20 ऑप्शनल क्वेश्चन रहते हैं, जिनको अगर आप सही से पढ़ लेंगे तो पूरा 20 में 20 नंबर आने का चांस बनता है। तो आज हम लोग उसी 20 क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। PYQ है 2024 का सेट नंबर 4। तो आइए बढ़ते हैं आगे। 3x² प्लस 5x प्लस 2 के शून्यकों का योगफल होगा। ठीक है, ये हमारा पहला प्रश्न है आज का। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है ए, फिर बी, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। यहाँ पहला ऑप्शन है बच्चा -5/2, दूसरा है -5/3, तीसरा ऑप्शन है -5 और चौथा ऑप्शन है 6। ठीक है बच्चा, सबसे पहले यहाँ पे जो दिया है द्विघात बहुपद, हम उसको लिख लेते हैं 3x² प्लस 5x प्लस 2। ये बोला है शून्यकों का योगफल क्या होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि शून्यकों का योगफल बराबर फार्मूला हमारा क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक, है ना, माइनस एक्स का गुणांक बटा में क्या, x² का गुणांक। ठीक है, यहाँ x का गुणांक कौन है, 5 है, लिखेंगे -5 अपन x² का गुणांक कौन है, 3 है, तो -5/3। तो यहाँ पे हो जाएगा -5/3। तो हमारा आंसर हो जाएगा -5/3। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज का ये पहला क्वेश्चन हो गया, है ना। पहला है समीकरणों समीकरणों 2x प्लस ay इक्वल टू 1 तथा अगला है 3x माइनस 5y इक्वल टू 7 का कोई भी हल नहीं होगा, यदि a का मान है। यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। से पहला ऑप्शन है -3/10, दूसरा ऑप्शन है 3/10, तीसरा ऑप्शन है -10/3 और चौथा ऑप्शन है 10/3। ये चारों में से कौन सा सही होगा ये बताना है। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले हम दिए गए समीकरण को लिखेंगे। 2x प्लस ay इक्वल टू 1 है, 1 प्लस में है, इधर लाएंगे क्या होगा, माइनस में होगा। तो लिखेंगे 2x प्लस ay माइनस 1 इक्वल टू कितना, 0। ठीक है, अब हम इसका तुलना कंपेयर कराएंगे किसके साथ, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, है ना, 0 से तुलना करने पर। जब हम यहाँ तुलना कराएंगे तो a1 की वैल्यू क्या आएगी, 2, b1 की वैल्यू क्या आएगी, a, और c1 की वैल्यू क्या आएगी, -1। तो यहाँ से हमें a1, b1 और c1 की वैल्यू पता हो जाएगी। ठीक है, अब हम दूसरे समीकरण को लेंगे, उसको दूसरे समीकरण से तुलना कराएंगे। देखिए, सबसे पहले आप एक बात का ख्याल रखिएगा कि ये दो रेखाओं के जो समीकरण होते हैं ना, उनमें दो कंडीशन बनते हैं, 3 कंडीशन बनते हैं मेनली। एक तो होता है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, एक होता है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं ऐसे, और एक होता है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होती हैं, यानी संपाती होती हैं। ठीक है, ऐसे दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर होती है। ठीक है, इन तीनों कंडीशन के लिए हमें दोनों रेखाओं के समीकरण का तुलना कराते हैं, जिसमें पहला रेखा का जो समीकरण होता है वो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना कराकर वहां से a1, b1, c1 का मान निकालते हैं। और जो दूसरा समीकरण होता है वो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना कराकर वहां से a2, b2, c2 का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, वैल्यू निकालने के बाद हम तीनों कंडीशन को देखते हैं। ये फर्स्ट जो कंडीशन है प्रतिच्छेद का कंडीशन जो होता है, प्रतिच्छेद के कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि a1/a2, ठीक है, अगर इक्वल नहीं है b1/b2 के, तो हम मानते हैं कि वो प्रतिच्छेद का कंडीशन है। फिर दूसरा होता है कि अगर a1/a2 इक्वल हो b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के इक्वल ना हो, तो ये समांतर का कंडीशन होता है। ठीक है, फिर संपाती का कंडीशन होता है कि अगर a1/a2 इक्वल हो किसके, b1/b2 के, और इक्वल हो किसके, c1/c2 के, तो ये संपाती का कंडीशन होता है। ठीक है, और इसमें देखिए एक पॉइंट बनता है यहाँ पे, है ना, तो इसका केवल एक हल होता है। ठीक है, इसका केवल एक हल होता है, इसमें कोई पॉइंट नहीं बनता है, तो इसका कोई हल नहीं होता है ना, इसका कोई हल नहीं होता है। और इसमें बहुत सारे पॉइंट्स बन सकते हैं दोनों रेखाओं में, उभयनिष्ठ बिंदु, इसलिए इसके अनेक हल होते हैं या अनंत हल होते हैं। ठीक है, अनंत हल होते हैं। ठीक है बच्चों,
तो हमें यहाँ पे दो सवाल दिया है, पहला एक समीकरण यहाँ पे दिया है, दूसरा समीकरण यहाँ पे दिया है। इन दोनों समीकरण में पहले समीकरण को हम पहले समीकरण से कंपेयर कराएंगे, ठीक है। उसके बाद हम दूसरे समीकरण को दूसरे समीकरण से कंपेयर कराएंगे, ठीक है। इन दोनों से कंपेयर करा के हम A1 B1 C1 और A2 B2 C2 का वैल्यू निकालेंगे और इनमें से ये कंडीशन चेक करेंगे कि कौन सा कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। हालांकि यहाँ पे ये बोल दिया है कि कोई भी हल नहीं है, है ना। तो कोई हल नहीं है, इसका मतलब कंडीशन कौन सा है, समांतर का कंडीशन होगा, अर्थात हमें ये वाला कंडीशन लेके चलना होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से हमने A1 B1 C1 की वैल्यू फाइंड कर लिया है। अब हम चलेंगे दूसरे इक्वेशन को लेंगे, इस वाले समीकरण को, और दूसरे वाले समीकरण से कंपेयर कराएंगे, ठीक है। तो हमारा पहला समीकरण क्या है, 3x - 5y = 7 था। पहले ये +7 है, इधर लाएंगे क्या होगा, -7 होगा। 3x - 5y - 7 = कितना, 0। हम इसका तुलना किसके साथ कराएंगे, दूसरे समीकरण से करा देंगे। तो जाएगा A2x + B2y + C2 = 0 से तुलना कराएंगे ना। जब हम इसका तुलना कराएंगे तो देखिए x की जगह पे x है, A2 की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो A2 की वैल्यू हो जाएगी 3। y की जगह पे y है, B2 की वैल्यू कितनी है, -5, तो लिखेंगे B2 बराबर कितना, -5। C2 बराबर कितना होगा, -7 होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने A2 B2 C2 की वैल्यू निकाल ली। अब उसके बाद यहाँ पे बोल दिया साफ साफ इसका कोई हल नहीं है। तो ये कोई हल कब नहीं होता है, जब रेखाएं समांतर होती हैं, और समांतर का कंडीशन ये होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्योंकि इसका कोई हल नहीं है, इसलिए कंडीशन हम सीधे सीधे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, A1/A2 बराबर लिखेंगे B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। A1 और A2 की वैल्यू क्या है, देखिए A1 की वैल्यू 2 है और A2 की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो यहाँ लिखेंगे 2/3 इक्वल टू B1 की वैल्यू देखिए A है, तो यहाँ B1 के पास A लिखेंगे। B2 की वैल्यू क्या है, -5 है, तो यहाँ लिखेंगे -5 नॉट इक्वल टू C1/C2 है, तो -1/-7 हो जाएगा, ठीक है। हालांकि इसमें हमें इसका कोई खास रोल नहीं है, हमें A की वैल्यू चाहिए ना, तो हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो A की वैल्यू निकल जाएगी। इसका इसमें गुणा कर लेंगे, इसका इसमें गुणा कर लेंगे, तो यहाँ 3A इक्वल टू कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा, -10/3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपको इतना बताने के लिए ये सब इतना तामझाम करना पड़ा, है ना। अगर आपको ये सब पहले से क्लियर हो तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले बस यहाँ से देखना है, ये साफ साफ बोल दिया। अगर ये कंडीशन तीनों याद है आपको अच्छे से ना, तो बस यहाँ से देखना है और यहाँ से देखना है, और सीधे सीधे हम यहाँ पे पहुंच सकते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अगर कोई हल नहीं हो रहा है तो समांतर का कंडीशन है, समांतर का कंडीशन ये होता है। तो हम तुरंत क्या लिखेंगे, A1/A2 बराबर B1/B2 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद A1 की वैल्यू हम यहाँ से देख लेंगे 2 है, और A2 की वैल्यू 3 है, तो हम यहाँ लिख देंगे 2/3। फिर B1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे A है, और यहाँ B2 की वैल्यू कितनी है, -5 है, तो A/-5 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, या 5 को खाली इधर भेज दीजिए, तो A बराबर क्या बचेगा, 5 दूना 10, तो -10/3। तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतना लंबा चौड़ा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कब, जब आपको ये सारा कुछ क्लियर रहेगा। ये प्रतिच्छेद का कंडीशन है, ये समांतर का कंडीशन है, और ये संपाती का कंडीशन है, ठीक है। ये तीनों आपको याद करना होगा, जबकि दो समीकरण आपको ऐसे दिए रहेंगे। पहले समीकरण का तुलना हम इसके साथ कराते हैं, दूसरे समीकरण का तुलना हम इसके साथ कराते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3 है समीकरण 2x² + 5x + 4 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, A B C और D है। पहला ऑप्शन है परिमेय और बराबर, पहला ऑप्शन है परिमेय और बराबर, दूसरा ऑप्शन है अपरिमेय, तीसरा ऑप्शन है परिमेय और असमान, परिमेय और असमान, चौथा ऑप्शन है वास्तविक नहीं, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो आप एक बात का ख्याल रखना कि अगर कोई द्विघात बहुपद, हम इधर समझा देते हैं फिर इधर बताते हैं, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि अगर कोई द्विघात बहुपद ax² + bx + c = 0 दिया हो, है ना, तो इनमें मूलों की जो लक्षण होती है, मूलों की जो प्रकृति होती है, वो डिपेंड करता है उसके विविक्तिकर d के मान पर, है ना। तो विविक्तिकर d का मान क्या होता है, d बराबर होता है b² - 4ac होता है। हम b² - 4ac की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से a b c का वैल्यू निकालने के बाद हम इसमें पुट करेंगे और हल करेंगे, ठीक है। हल करने के बाद हम ये चेक करते हैं कि इसका वैल्यू क्या आ रहा है। ध्यान से देखिएगा, अगर इस d का मान 0 से बड़ा हो, d का मान मतलब b² - 4ac का मान, एक ही बात है ना। अगर d का मान बड़ा हो 0 से, और वो पूर्ण वर्ग में हो, किसमें हो, पूर्ण वर्ग में हो, है ना। पूर्ण वर्ग का मतलब हो गया कि जैसे कोई संख्या 1 आ जाए, 4 आ जाए, 9 आ जाए, ठीक है, 16 आ जाए, 25 आ जाए, 36 हो जाए, है ना, 49 हो जाए, ठीक है, 64 हो जाए, ऐसे करके कोई संख्या आती है, ठीक है। तो जो इसका मूल होता है ना, तो जो इसका मूल होता है वो वास्तविक होता है,
है ना, वास्तविक होता है, परिमेय होता है ना, और भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, और अगर डी का मान 0 से बड़ा हो जाए, ठीक है, और पूर्ण वर्ग ना हो, तो अगर पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो इसके अलावा आएगा, इन सब के अलावा, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ हो चुका है, 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा, 14 आएगा। ऐसा अगर कोई नंबर आता है तो जो इसका मूल होगा, है ना, मूल जो होगा वास्तविक होगा, है ना, वास्तविक होगा और अपरिमेय होगा, है ना, वास्तविक होगा, अपरिमेय होगा और भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि अगर ये डी का मान 0 के बराबर हो जाए, है ना, तो जो इसका मूल होता है, ठीक है, वास्तविक होता है और समान होता है, वास्तविक होता है, परिमेय होता है और एक समान होता है। ठीक है, समझाई बात। और अगर डी का मान 0 से छोटा हो जाए, 0 से छोटा मतलब ऋणात्मक संख्या आ जाए, है ना, 0 से छोटा का मतलब ये होता है कोई ऋणात्मक संख्या या निगेटिव नंबर आ जाए, जैसे -1 आ जाए, -2 आ जाए, -3, -4, -5, ऐसे करके कोई भी संख्या आ जाए ना। जब यहाँ से कोई संख्या आएगा ऋणात्मक संख्या, तो उस कंडीशन में जो इसका मूल होता है ना, जो इसका मूल होता है काल्पनिक होता है। मूल कैसा होता है? काल्पनिक मूल होता है, या इसी को हम बोलते हैं अवास्तविक मूल, ना, काल्पनिक या अवास्तविक मूल होता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसको क्वेश्चन को उतारेंगे और उसके बाद बी स्क्वायर ए स्क्वायर क्वेश्चन को उतारेंगे, उसके बाद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से कंपेयर कराएंगे, उसके बाद वहां से ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे और विपरीत का मान निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0, है ना। इसका तुलना हम किसके साथ कराएंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, है ना। जब हम तुलना कराएंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर है तो ए की जगह पे कितना हुआ 2, एक्स की प्लेस पे एक्स है तो बी की जगह पे क्या दिख रहा है 5, सी की वैल्यू कितनी दिख रही है 4। तो यहाँ से हमने ए बी सी का वैल्यू निकाल लिया। अब हम निकालेंगे किसका वैल्यू? डी का वैल्यू। डी का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की वैल्यू 5 है तो हम यहाँ लिखेंगे बेटा 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2 है और सी की वैल्यू क्या है 4 है। तो यहाँ 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस 4 चौका 16 गुना 32, तो यहाँ पे -7 आया। तो डी के वैल्यू -7 आया, जो कि क्या है बेटा निगेटिव वैल्यू है, अर्थात डी 0 से छोटा है ना। निगेटिव वैल्यू आ गया मतलब 0 से छोटा। तो ये लास्ट वाला है कि डी अगर 0 से छोटा हो जाए और ऋणात्मक संख्या आती है तो उसका मूल काल्पनिक या अवास्तविक होता है। तो यहाँ पे वास्तविक नहीं है, देखिए यहाँ पे परिमेय और अबराबर, तो परिमेय और बराबर तो ये होगा नहीं, अपरिमेय ये भी नहीं होगा, परिमेय और असमान ये भी नहीं होगा, वास्तविक नहीं है। हाँ, वास्तविक नहीं होती तो उसी को अवास्तविक बोलते हैं या काल्पनिक बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा आपको करने के लिए ये आपको सारी बातें आपको आनी चाहिए। ये पता होना चाहिए द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, उसके बाद डी का मान पता होना चाहिए। डी का मान अगर ये आता है तो इसका मूल कैसा होता है, फिर अगर डी का मान इतना आता है तो मूल कैसा होता है। ठीक है, डी का मान 0 आता है तो मूल कैसा होता है, डी का मान माइनस आता है तो मूल कैसा होता है, ये सारी बात आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो आइए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 4 है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला कि समांतर श्रेणी इतना का अंत से 10वां पद क्या होगा। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया है कि समांतर श्रेणी 4 9 14 डॉट 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 254 254 का अंत से 10वां पद होगा। ठीक है, ऑप्शन दिया है यहाँ पे ए बी सी और डी। तो पहला ऑप्शन है 208, दूसरा ऑप्शन है 204, तीसरा ऑप्शन है 209 और चौथा ऑप्शन है 214। ठीक है, कोई भी समांतर श्रेणी हो अगर उसका अंत से n वां पद पूछता है, जैसे मान लेते हैं कोई भी समांतर श्रेणी है तो अगर अंत से n वां पद पूछा हो तो अंत से n वां पद का जो सूत्र होता है ना, अंत से n वां पद का जो सूत्र होता है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी होता है, जहां ये L बराबर क्या होता है अंतिम पद होता है ना। जहां L अंतिम पद होता है, D सार्वधातर होता है। सार्वधातर का मतलब दो पदों के मध्य अंतर कितने का है। N क्या होता है पदों की संख्या, कि कौन से पद पूछ रहा है। N क्या है पदों की संख्या है। तो जैसे इस क्वेश्चन में हमारा पहला पद था 4 9 14 डॉट 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 254। इसमें यल का मान कितना होगा बेटा 254 हो जाएगा। यल का मान कितना होगा 254। फिर यहाँ पे
ए का मान तो हमसे पूछा, इसमें जरूरत है भी नहीं सूत्र में, फिर भी हम ए का मान, ये प्रथम पद होता है 4, डी का मान होता है सार्वधातुक, लास्ट वाले मतलब सेकंड वाले पद में से फर्स्ट वाले पद को माइनस करते हैं, या थर्ड वाले में से फर्स्ट सेकंड को माइनस करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9 - 4। ध्यान रखना कि इधर से ही इधर को माइनस करते हैं। 9 - 4 मतलब सेकंड पद में से ही दूसरा पद में से ही पहला पद माइनस करेंगे, पहले पद में से दूसरा पद माइनस नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ 9 - 4 कितना होगा, डी की वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक है, हमें 10वां पद पूछा है, अंत से 10वां पद, तो n का मान 10 हो गया। ठीक है, अब हम सूत्र लिखेंगे। ठीक है, तो अंत से n वां पद का फार्मूला क्या होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे अंत से, है ना, n वां पद बराबर क्या होता है, l - n - 1 × d होता है। ठीक है, l का मान हमारा कितना है 254 माइनस n का मान कितना है हमारे पास, 10वां पद पूछा है तो n का मान 10 - 1 गुणे d का मान हमारे पास कितना है बेटा 5, देखिए यहाँ पे 5, तो यहाँ लिखेंगे 254 माइनस 10 में से 1 गया 9 गुणे 5, तो यहाँ लिखेंगे 254 गुणे माइनस 9 × 5 = 45, तो घटा लीजिए 14 में से 5 गया 9, फिर 4 में से 4 गया 0 2, तो हमारा आंसर कितना होगा 209, है ना, नंबर सी सही हो जाएगा 209। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है चित्र में समरूप त्रिभुजों का एक युग्म है, तो हम लिखेंगे चित्र में समरूप त्रिभुजों का एक युग्म है, युग्म माने जोड़ा है। ठीक है, इन्हें सांकेतिक रूप में व्यक्त करने का सही रूप होगा, इन्हें सांकेतिक रूप में, इन्हें सांकेतिक रूप में व्यक्त करने का सही रूप होगा। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ए बी सी और डी, 4 ऑप्शन है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप है, ए बी सी यहाँ पे भी है, ए बी सी यहाँ पे भी है। ठीक है, इधर लिखा है त्रिभुज डी ई एफ, त्रिभुज ई एफ डी, फिर यहाँ हो जाएगा त्रिभुज ई डी एफ, और चौथा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। और फिगर यहाँ पे बनाया हुआ है, यहाँ पे है ए बी सी, है ना, और दूसरा फिगर है थोड़ा सा इससे बड़ा है ना, इसमें लिखा है डी ई एफ, यहाँ पे डी है, सॉरी यहाँ पे क्या है डी है, यहाँ पे ई है और यहाँ पे एफ है। यहाँ पे ये 80 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है, और इसमें यहाँ पे ये 80 अंश का कोण बना रहा है। फिर यहाँ पे दिया है 2.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे दिया है 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखा है 5 सेंटीमीटर और यहाँ पे लिखा है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आइए चलते हैं। देखिए बेटा, ये जो समरूप त्रिभुज, ये वर्ड यूज किया है ना यहाँ पे समरूप त्रिभुज, तो समरूप त्रिभुज जो है, त्रिभुजों में समरूपता के नियम होते हैं 4, है ना। पहला हम डबल ए समरूपता नियम से समरूप सिद्ध करते हैं, फिर ट्रिपल ए से, है ना, फिर तीसरा है ट्रिपल एस से सिद्ध करते हैं, और चौथा है साइड एंगल साइड से सिद्ध करते हैं। ठीक है ना, तो इसमें देखिए बेटा साइड एंगल साइड जैसा लग रहा है, क्योंकि डबल ए तो इसमें है नहीं, सिर्फ सिंगल ए दिया है, एक एंगल दिया है, इसका मतलब ये नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा। फिर ट्रिपल एस मतलब तीनों साइड्स तो दिया नहीं है, सिर्फ 2 ही साइड दिया, तो ये भी नहीं लगेगा, इसका मतलब है कि ये लगेगा, है ना। इसका मतलब ये कौन लगेगा, साइड एंगल साइड लगेगा। ठीक है, तो साइड एंगल साइड में हम देखेंगे कि एंगल तो बीच में है, बस हमें देखना है कि दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो रहा है कि नहीं, और उसके बाद उनके बीच का कोण बराबर, तो कोण तो दिख रहा है कि इक्वल है, हमें संगत भुजाओं का अनुपात देखना होगा। तो यहाँ 2.5 है बेटा, यहाँ 5 है, तो 2.5 का डबल 5 हुआ, 3 का डबल 6 हुआ। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में, इन दोनों त्रिभुजों में अगर हम देखेंगे तो यहाँ लिखेंगे ए बी अपान डी ई, है ना, ए बी की वैल्यू है 2.5 सेंटीमीटर, डी की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। कट करेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, 2.5 गुना 5 होता है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से देखेंगे बी सी और उधर से देखेंगे डी एफ, है ना, बी सी हमारा 3 है, डी एफ 6 है, काटेंगे तो कितना आएगा 1/2 1/2 आएगा। ठीक है, देखिए इसका भी 1/2 है, इसका भी 1/2 है, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ए बी अपान डी ई इक्वल हो गया किसके, बी सी अपान डी एफ के, और दोनों की वैल्यू कितनी है 1/2 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, और उनके मध्य में बना कोण भी बराबर है, कोण 80 है दोनों में। यहाँ लिखेंगे कोण बी इक्वल टू है किसके, कोण डी के, है ना, क्योंकि दोनों कोण कितने अंश का है, 80 अंश का है। ठीक है,
तो इससे हमें ये पता चलता है कि साइड एंगल साइड से, देखिए साइड एंगल साइड, इधर भी साइड एंगल साइड चल रहा है, तो लिखेंगे साइड एंगल साइड से त्रिभुज, है ना, ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज। ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखने का एक निश्चित ढंग होता है, लिखने का एक निश्चित तरीका होता है जिसकी सहायता से हम लोग लिखते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे पहले 2.5 चला, फिर 2.5 का जस्ट डबल कौन था, 5 चला, है ना, फिर 2.5 से 3 की तरफ चले थे, जैसे ए बी सी चलने का मतलब क्या हुआ, फिर 2.5 तरफ चले, फिर 3 की तरफ चले, फिर खाली स्थान की तरफ चले, है ना। तो यहाँ से लिखेंगे फिर यहाँ से लिखेंगे कि ए बी सी ऐसे हमने चला, तो इसमें कैसे चलेंगे, डी ई एफ नहीं चलेंगे, क्योंकि ऑप्शन में मिल जाएगा आपको ए बी सी के साथ डी ई एफ मिल जाएगा, जो आप खोजेंगे सो मिल जाएगा, बस हमें सही क्रम खोजना है कि सही कौन सा है। देखिए ए बी सी तो हमने लिख लिया, ठीक है, यहाँ पे अब जिस क्रम में हमने इसको लिखा है ना, उसी क्रम में हमें इसको लिखना होगा। तो पहले हम 2.5 चले, फिर 80, मतलब 2.5 से 80 की तरफ चले, फिर 3 की तरफ, तो हमें 5 से 80 की तरफ चलना होगा, फिर 6 की तरफ चलना होगा, उसका जस्ट डबल जो होगा उसके हिसाब से चलते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ई डी एफ, तो यहाँ लिखना होगा ई डी एफ, तो हम देखेंगे ई डी एफ कहीं पे है, देखिए ई डी एफ हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, सुनिएगा। तो हमने शुरू में ए बी सी ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे देखिए तीनों में दिख रहा था कि ए बी सी ही लिया है, तो हमने ए बी सी ले लिया, ठीक है, उसके हिसाब से फिर हम लोग कर लेंगे। समझ आई बात, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि बिंदु, लिखा है बिंदु -3, -4 की मूल बिंदु से दूरी होगी, ठीक है। ऑप्शन दिया है यहाँ पे ए बी सी और डी। तो ऑप्शन ए में है -3, फिर -4, फिर 5, फिर 6, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र पढ़ा था कि जैसे अगर मान लेते हैं एक बिंदु यहाँ ए है और दूसरा बिंदु यहाँ बी है, बिंदु ए का निर्देशांक x1 y1 है अगर, और बिंदु बी का निर्देशांक x2 y2 है अगर, है ना, इनके बीच का दूरी d बराबर हम लोगों ने पढ़ा था, या ए बी बराबर हम लोगों ने पढ़ा था अंडर रूट में क्या, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। या फिर हम लोगों ने सूत्र पढ़ा था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ध्यान हमें ये रखना होगा कि अगर हम इसमें x1 x2 चले तो यहाँ पे भी y1 y2 चलना होगा, अगर यहाँ x2 x1 चले तो यहाँ पे भी y2 y1 चलना होगा। हाई बस में इस बात का ख्याल रखिएगा, क्रम उल्टा सीधा ना हो, दोनों में या तो ऐसे लिखिए या तो ऐसे लिखिए, ठीक है। ये हमारा x अक्ष हो गया, है ना, और ये क्या है, y अक्ष हो गया। हमें x अक्ष पे -3 और y अक्ष पे -4 चलना है, तो हम चलते हैं, यहाँ हम लिखते हैं -1, है ना, यहाँ लिखते हैं -2, ठीक है, यहाँ लिखते हैं -1 और यहाँ लिख देते हैं -2 और यहाँ लिख देते हैं -3, ठीक है, -3, और इधर है हमारे पास -1, है ना, -2, -3 और -4। तो -3, 4 का मतलब है कि x अक्ष पे -3 दूरी और y अक्ष पे -4 दूरी, इसको आगे बढ़ाएंगे दोनों को तो यहाँ मिलेगा, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा -3, 4। और दूसरा पॉइंट है मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट होता है 0, 0। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये पूछा है ना। मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, इसका इससे दूरी क्या होगा, ये बताना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इसको हल करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तो हम इस सूत्र से कर लें, ये जो पहला पॉइंट है इसको हम x1 y1 मान लें, दूसरे पॉइंट को x2 y2 मान लें, है ना। ये पहले पॉइंट को क्या मान लें, x1 y1, और इसको क्या मान लें, x2 y2 मान लें, और हम इसमें पुट कर दें वैल्यू, ठीक है। देखिए हमारा सूत्र क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 की वैल्यू 0 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 0 माइनस x1 की वैल्यू क्या है, -3 है, तो हम यहाँ लिखेंगे ना -3, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y2 की वैल्यू 0 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 0 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, -4 है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, -4 लिखेंगे, ठीक है, इस पूरे का होल स्क्वायर। तो आगे देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस इसको प्लस कर देगा, तो ये जाएगा 0 + 3 का होल स्क्वायर, है ना, और यहाँ पे ये माइनस इसको प्लस कर देगा, तो ये जाएगा 0 + 4 का होल स्क्वायर। अब 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 ही होगा, तो 3 का स्क्वायर, है ना, 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 होगा, तो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 और 9 हो गया 25, कड़ी में 25 का मान होता है 5।
ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, एक तरीका तो ये हो गया कि हम ऐसे सूत्र से कर लिए। दूसरा तरीका अगर आप फिगर पर देख पा रहे हैं तो यहाँ पे ये एक समकोण त्रिभुज ऐसे बनाएगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज में ये डिस्टेंस कितना है, 4 इकाई है ना, और ये डिस्टेंस कितना है, 3 इकाई है ना। हमसे पूछा है ये डिस्टेंस, तो पाइथागोरस लगा देंगे है ना। पाइथागोरस होता है ना कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये कर्ण का स्क्वायर हमें यही निकालना था। ठीक है, कर्ण की वैल्यू निकालनी है। लंब कितना है, 4, तो 4 का स्क्वायर, आधार कितना है, 3, तो लिखेंगे 3 का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 9 कितना हो गया, 25। तो कर्ण बराबर कड़ी में 25, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा, कड़ी में 25, कड़ी में 25 का मान कितना होता है, 5 होता है। तो कर्ण की वैल्यू 5 हो जाएगी, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, आज का हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि यदि cot a इक्वल टू 3/4 है ना, हो तो sec a का मान होगा। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन दिया है ए, बी, सी और डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में है -3, बी में है -4, सॉरी ये ऑप्शन दूसरा है। ऑप्शन नंबर ए में है 4/3, ऑप्शन नंबर बी में है 5/4, ऑप्शन नंबर सी में है 3/5 और ऑप्शन नंबर डी में है 5/3। ठीक है, यहाँ पे देखिए बोला है कि cot a बराबर कितना है, 3/4। ठीक है, तो हम लोगों ने लाल बटा कक्का पढ़ा था। ठीक है, लाल बटा कक्का में यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था साइन थीटा, यहाँ पे पढ़ा था कॉस थीटा, यहाँ पे पढ़ा था टेन थीटा, यहाँ पे पढ़ा था कॉट थीटा, यहाँ पे पढ़ा था सेक थीटा और यहाँ पे पढ़ा था क्या, कॉसेक थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कॉट ए बराबर क्या होता है लाल बटा कक्का में, कॉट ए बराबर होता है आधार बटा लंब, ए बाई एल होता है। ए बाई एल का मतलब होता है आधार बटा लंब। तो अगर कोई ट्रायंगल हम बनाते हैं, अगर यहाँ पे हम एंगल ए मानते हैं तो आधार कितना होगा 3 और लंब कितना होगा 4, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो कर्ण कितना होगा, तो कर्ण हम पाइथागोरस से निकाल लेंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है ना लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए कर्ण लंब कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 3, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 कितना हो गया 25 हो गया। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर 25 है, तो कर्ण बराबर कितना होगा कड़ी में 25 और कड़ी में 25 का मान कितना होता है 5 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 हमारा। सेक ए बराबर क्या होगा, सेक ए बराबर होता है कर्ण बटा आधार है ना, कर्ण बाई ए मतलब के बाई ए होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना है 5, आधार कितना है 3, तो आंसर हो जाएगा 5/3, यानी सेक ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/3 हो जाएगी। तो हमारे पास कितना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि यदि, ठीक है, यदि tan अल्फा है ना इक्वल टू है sin अल्फा, ठीक है, तो कह रहा हो तो अल्फा का मान होगा। तो हमें यहाँ पे देखना है कि अल्फा का मान क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, ए है, बी है, सी है और डी है हमारे पास है। तो ऑप्शन ए में हमारे पास 0 डिग्री है, फिर बी में है 45 डिग्री है, सी में है हमारा 60 डिग्री है और डी में कितना है 90 डिग्री है। ठीक है, समझ बात। तो यहाँ पे देखते हैं, देखिए जो हमें गिवन है हम वहीं से स्टार्ट करेंगे है ना। tan अल्फा इक्वल टू कितना है sin अल्फा है ना। तो tan अल्फा का जो सूत्र होता है, देखिए एक होता है सूत्र tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपान में क्या cos थीटा। तो यहाँ अल्फा है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे sin अल्फा अपान में क्या cos अल्फा इक्वल टू sin अल्फा है, अपान में कुछ नहीं तो 1, ये sin अल्फा से sin अल्फा कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा 1 अपान cos अल्फा इक्वल टू 1 है ना। तो 1 अपान cos अल्फा हमारा क्या होता है sec अल्फा होता है। तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे, या तो cos का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इसमें तो cos अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। और cos कितने का मान 1 होता है ये हमें याद करना होगा भाई। cos अल्फा बराबर cos कितने का वैल्यू 1 होता है, cos 0 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 डिग्री है ना। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। कह रहा है एक छड़ की लंबाई है ना, कह रहा है कि एक छड़ की लंबाई का उसकी छाया से अनुपात 1/√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। यहाँ पे बोला है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है और डी है। ऑप्शन ए में है 30 डिग्री, बी में है 45 डिग्री, सी में है 60 डिग्री, डी में है 90 डिग्री। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं ये जमीन है हमारा,
ठीक है। एक छड़ की लंबाई का उसकी छाया से अनुपात इतना है। मान लेते हैं ये छड़ ऐसे यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। मान लेते हैं इधर कहीं सन है, सूरज है, ठीक है। सूरज से इसकी छाया, यहाँ से जब इसकी छाया जमीन पे पड़ रही है तो मान लेते हैं ये इसकी छाया है, ठीक है। तो यहाँ से इसकी ऊंचाई और इसकी छाया का अनुपात, मान लेते हैं यहाँ से ऊंचाई कितनी है, h है ना, और इसकी छाया कितनी है, यहाँ से मान लेते हैं ये x है, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि इसकी ऊंचाई, बोला है कि इसकी ऊंचाई इसकी लंबाई छड़ की और उसकी छाया से अनुपात, ये लंबाई है इसकी छाया है, तो इसका अनुपात दिया है, यानी h रेशियो x की वैल्यू दिया है 1/√3 दिया है। तो अगर हम h की वैल्यू मानेंगे तो x होगा, और h की वैल्यू मानेंगे तो 1a होगा, और x की वैल्यू मानेंगे तो √3a होगा, ठीक है। तो यहाँ से h और x का वैल्यू निकल गया, हमें थीटा का वैल्यू बताना है ना, ये थीटा कितना होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सूर्य का उन्नयन कोण, मतलब यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लंब और आधार में किसका संबंध होता है, टैन का होता है। तो लिखेंगे टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। यहाँ लिखेंगे टैन थीटा बराबर लंब कितना है बेटा, ये लंब है, लंब कितना है h, और आधार कितना है, ये x है, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे फिर टैन थीटा इक्वल टू h की वैल्यू कितनी है a, और x की वैल्यू कितनी है √3a, है ना। तो a से a कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू कितना 1/√3। अब 1/√3 कितने का वैल्यू होता है tan में, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू tan कितने का मान होता है बच्चा, तो tan 30 का मान होता है। तो यहाँ से थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, ठीक है। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कि एक वृत्त के व्यास के सिरों पर, लिखा है एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी, स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी, ठीक है। ऑप्शन दिया है 4, इसमें दिया है 0, 1, 2 और अनंत, ठीक है। देखिए इसके कहने का मतलब ये है, एक वृत्त के व्यास के सिरों पर, चलिए मान लेते हैं कि ये हमारा वृत्त है, ये हमारा सेंटर है, सेंटर से होके जाने वाली जीवा को हम व्यास कहते हैं। चलिए ठीक है, ये हमारा व्यास हो गया, ये a है, ये o है, और ये क्या है, b है। कह रहा है कि वृत्त के व्यास के सिरों पर मतलब यहाँ पर, ठीक है, खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या। समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या का मतलब है कि यहाँ से टच करते हुए जाए दोनों रेखाएं इस बिंदु से, और दोनों रेखाएं बिंदु एक दूसरे के क्या हो, समांतर भी हैं, ठीक है। तो ऐसे हम कितने स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2, ठीक है ना। स्पर्श बिंदु से स्पर्श बिंदु से यहाँ पे त्रिज्या को मिलाते हैं, तो यहाँ पे कितने अंश का कोण बनता है, 90 डिग्री का बनता है ना। यहाँ पे भी 90 डिग्री का ही बनेगा। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोणों का अंतर कोणों का योगफल 180 अंश हो गया। इसका मतलब है कि ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। अगर ये दोनों समांतर हैं तो यही पूछ रहा है हमसे कि कितनी स्पर्श रेखाएं हम ऐसा खींच सकते हैं, तो एक इधर खींच सकते हैं। तो यही हमारा 2 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन में 11 कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के 60 अंश के कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, ठीक है बेटा। यहाँ ऑप्शन दिया है ए, बी, सी और डी। यहाँ ऑप्शन में पहला है 18 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, 18 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, चूंकि क्षेत्रफल इसलिए वर्ग इकाई में दिया है ना, 30 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते, त्रिज्या वाले वृत्त के, मान लेते हैं ये सर्कल है, ये सेंटर है इसका ना, वृत्त के 60 अंश के कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड बनाना है तो 2 त्रिज्या और एक चाप चाहिए हमें। इनके यहाँ पे 60 अंश का कोण बना रहा है, तो ये 60 अंश का कोण बना रहा है, और त्रिज्या दिया है 12 सेंटीमीटर, तो ये भी 12 होगा, तो ये भी क्या होगा, 12 होगा। ये O मान लेते हैं, ये A मान लेते हैं, ये B मान लेते हैं। तो हमसे इस त्रिज्यखंड का एरिया पूछा है, यानी हमसे क्या पूछा है, ये एरिया पूछा है, ठीक है। तो देखिए त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है
उसका जो फार्मूला होता है ना, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है ना, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो होता है थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना। थीटा का मान 60 बटा 360 गुणे पाई का मान पाई रहने देते हैं क्योंकि ऑप्शन में पाई को खत्म नहीं किया इसने, इसलिए पाई का वैल्यू नहीं रखेंगे। आर की वैल्यू 12 दिया है तो हम यहाँ लिखेंगे 12 का स्क्वायर। ठीक है, सुनाई बात। तो अब हम यहाँ आगे करते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 कम 6 से 6 36, तो ये हो जाएगा 1/6 गुणे पाई गुणे 12 गुणे 12, तो ये 6 कम 6 6 दूना 12, 12 दूना 24, तो ये जाएगा 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब ये सवाल आप तभी कर पाएंगे जब ये फॉर्मूला याद होगा, बेटा याद कर लेना इसको। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 12 है आज का। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है कि यदि एक गोले का व्यास डी है ना, बोला है यदि 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 एक गोले का व्यास डी है तो उसका आयतन होगा, ठीक है। ऑप्शन में दिया है ए बी सी और डी, यहाँ पे दिया है पाई बाई 3 डी का क्यूब, पाई बाई 24 डी का क्यूब, 4 पाई बाई 3 डी का क्यूब और पाई बाई 6 डी का क्यूब दिया है। ठीक है, तो हमसे ये पूछा है क्या होगा इसमें से। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। गोले का व्यास इतना है ना, गोले का व्यास कितना दिया है, डी है, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या हमारा होता है व्यास का आधा, है ना। त्रिज्या बराबर होता है ना व्यास बटा 2, तो व्यास डी है तो इसका आधा हो जाएगा, d/2 हो जाएगा, तो इसकी त्रिज्या कितनी जाएगी, d/2। ठीक है, तो अब गोले का आयतन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है ना, गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर का क्यूब, तो जाएगा 4/3 पाई आर, आर वही मतलब त्रिज्या, त्रिज्या कितना है d/2, d/2 का होल क्यूब, तो ये जाएगा 4 पाई बाई 3 इंटू, यहाँ से जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो d का क्यूब अलग हो जाएगा और 2 का क्यूब अलग हो जाएगा, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है ना। तो ये 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो ये जाएगा कितना पाई बाई 3 दूना 6, 6 और डी का क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, पाई बाई 6 डी का क्यूब, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब ये सवाल आप तभी कर पाएंगे बच्चा जब ये गोले का आयतन आपको याद होगा, तो इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 बोला है कि आर त्रिज्या के, है ना, आर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन है ए बी सी और डी, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए है 2/3 पाई आर क्यूब, फिर है 2 पाई आर स्क्वायर, फिर है 3 पाई आर स्क्वायर, फिर है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि आर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। जैसे देखिएगा ये हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्या है अर्धगोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर है। ठीक है, मान लेते हैं इसकी त्रिज्या कितनी यहाँ से तक स्मॉल आर है, तो इस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है ना, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेटा ये सीधे सीधे फॉर्मूला पूछ दिया है, तो फॉर्मूला हमारा होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये आया कैसे, देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा, है ना, अर्धगोले की बात कर रहे हैं हम लोग, गोले की नहीं, है ना। तो हम यहाँ से लिखेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ऐसे किनारे का क्षेत्रफल और आधार का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेटा 2 पाई आर स्क्वायर, और आधार हमारा वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 बोला है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यिका वर्ग होगा। बोला है निम्नलिखित बारंबारता सारणी, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यिका वर्ग होगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है
ए बी सी और डी। ऑप्शन ए में लिखा है 0 से 5, ऑप्शन बी में लिखा है 5 से 10, ऑप्शन सी में लिखा है 10 से 15 और ऑप्शन डी में लिखा है 15 से 20। इसमें से पूछा है कौन सा होगा, और यहाँ पे ऐसे बॉक्स भी बनाया हुआ है इसने, ठीक है। एक तरफ लिखा है वर्ग अंतराल, ठीक है, और उसके नीचे लिखा हुआ है बारंबारता, वर्ग अंतराल और बारंबारता, ठीक है। देखिए इसमें लिखा है 0 से 5, ठीक है, 5 से 10, 10 से 15 है ना, फिर 15 से 20, फिर लिखा है 20 से 25, ठीक है, और बारंबारता लिखा है 4, 6, 5, 8, 2, ठीक है, ये इतना लिखा हुआ है, ठीक। तो इसकी माध्यिका वर्ग पूछा है, तो आइए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम कॉलम बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे वर्ग अंतराल, है ना, और दूसरी तरफ लिखेंगे इसकी बारंबारता, है ना। तो चलिए लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 0 से 5, फिर 5 से 10, फिर लिखेंगे 10 से 15, फिर लिखेंगे 15 से 20, फिर लिखेंगे 20 से 25, ठीक है। तो बारंबारता हमारा है क्या, 4, 6, 5, 8, 2। देखिए जब माध्यिका वर्ग निकालना हो, है ना, तो माध्यिका वर्ग निकालने के लिए हमें संचयी बारंबारता की आवश्यकता पड़ती है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे पहले संचयी बारंबारता, है ना। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, इसको हम पहले लिख लेते हैं सामने 4, फिर हम इसमें इसको ऐड कर लेते हैं 6, 4, 10। तो ऐसे इसको लिखते हैं पहले, है ना, फिर यहाँ से इसको ऐड करके यहाँ लिख देते हैं 6, 4, 10, फिर 10, 5, 15, फिर 15 और 8, 23, और 23 और 2 कितना हो गया, 25। और हम इसको भी ऐड करते हैं बारंबारताओं को, तो सिग्मा एफ हो जाता है ये। इसी को हम कैपिटल एन से भी शो कराते हैं, ठीक है। 6, 4, 10, 10, 10, 20, 5, 25, टोटल कितना होगा 25। ये आंसर और ये आंसर दोनों मैच करना चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ से हम सम करते हैं, योगफल करते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये जब आ गया ना यहाँ पे 25, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये जो n का मान आता है ना, n में हम 2 से भाग कर लेते हैं। तो n का मान 25 है, 25 में 2 से भाग कर लेंगे तो 12.5 आएगा ना, 12.5 मतलब 12.5 आएगा। तो 12.5 को हम संचयी बारंबारता में देखेंगे कि किस कॉलम में आ रहा है, किस कॉलम में आ रहा है, ठीक है ना। देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए 0 से 4 तक हमारा ये फर्स्ट रो में आएगा, फिर 5 से 10 तक हमारा सेकेंड रो में आएगा, 10 के बाद 11 से 15 तक हमारा थर्ड रो में आएगा। तो 11 से 15 तक आएगा थर्ड में, तो 12.5 भी हमारा इसी रो में आएगा, ठीक है। तो इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे ऐसे बढ़िया सा, और ये हमारा क्या कहलाता है, माध्यिका वर्ग हो जाएगा, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, माध्यिका वर्ग हो जाएगा। माध्यिका वर्ग हमारा क्या होगा, 10 से 15 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, ठीक है, यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करोगे, पहले बारंबारताओं का योगफल कर लेना, संचयी बारंबारता निकाल लेना। बारंबारताओं का योगफल जितना भी आया होगा उसमें आप 2 से भाग कर लेना, जितना आएगा उसको संचयी बारंबारता में देखना कहाँ पे मिल रहा है, बस उसी लाइन को अंडरलाइन कर लेना, वही हमारी माध्यिका वर्ग हो जाती है, ठीक है। तो अभी हम माध्यिका का जब क्वेश्चन कराएंगे तो वहां पे अच्छे से समझाएंगे और क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके। अभी यहाँ पे बस हमसे इतना ही पूछा था, इसलिए हम यहीं तक छोड़ देंगे, आगे 10 से 15 हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। चलिए देखिए यहाँ पे देखा क्वेश्चन बोला है किसी बारंबारता सारणी के माध्य तथा माध्यिका क्रमशः 27 और 29 है, तो इसका बहुलक होगा। तो इसका बहुलक होगा। ऑप्शन में है ए बी सी तथा डी। ऑप्शन दिया है देखिए 28, ठीक है, 31, 33 और 35 दिया है, ठीक। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि माध्य, माध्यिका और बहुलक में संबंध हमने पढ़ा था, एक फार्मूला था कि जी तीनों में रिलेशन क्या होता है। तो बहुलक बराबर हम लोगों ने पढ़ा था 3 गुणे माध्यिका या माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य होता है, ठीक है। तो बहुलक हमसे पूछा ही है 3 गुणे। देखिए माध्यिका, माध्य तथा माध्यिका दिया है, तो पहले माध्य दिया है 27 क्या है, माध्य है, माध्यिका बाद में है, तो माध्यिका यहाँ बाद में है, तो यहाँ पे आंसर होगा 29, है ना, माइनस 2 गुणे माध्य, माध्य पहले था 27, है ना। लिखेंगे आगे, तो 29 दिया हो गया 87, 27 गुना हो गया 54, ठीक है, घटाइए, 7 में से 4 गया 3,
8 में से 5 गया 3, तो 33 इसका आंसर हो जाएगा। सीधे सीधे हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये इस टाइप का हर एक सेट में क्वेश्चन दिया होता है, तो इस माध्य माध्यिका और बहुलक में रिलेशन आप अच्छे से याद कर लीजिए। बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। हमें बस ध्यान रखना होता है कि माध्य का वैल्यू कहाँ है, माध्यिका का वैल्यू कहाँ है, उसके हिसाब से हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। माध्य का वैल्यू 27 होगा, माध्यिका का वैल्यू 29 होगा, इसलिए माध्यिका के नीचे 29, माध्य के नीचे 27 रख के खाली सॉल्व करना था इसमें। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 16 में बोला है निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, है ना, लिखा है निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। ठीक है, ऑप्शन दिया है ए बी सी और डी। ऑप्शन ए में है 21, ऑप्शन बी में है 23, ऑप्शन सी में है 25 और ऑप्शन डी में है 26। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन के बाद यहाँ पे बनाया क्या है, वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है, 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है और 30 से 40 है। ठीक है, ये हमारा वर्ग अंतराल है। ठीक है, इसकी बारंबारता दिया हुआ है 2, 1, 4, 3। ठीक है, हमको इसका माध्य पूछा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए बच्चों, जब इस टाइप का सवाल आता है माध्य निकालने के लिए, तो सबसे पहले हम कॉलम बनाते हैं वर्ग अंतराल का, है ना। तो एक कॉलम बनाएंगे वर्ग अंतराल का, दूसरी कॉलम बनाएंगे बारंबारता का। तो पहले हम इनको लिख लेते हैं। वर्ग अंतराल हमारा कितना है, 0 से 10 है, फिर 10 से 20 है, फिर 20 से 30 है और 30 से 40 है। ठीक है, उसके बाद हम इसकी बारंबारता को लिखेंगे, तो बारंबारता इसका कितना था, 2, इसका 1, फिर इसका 4 और इसका कितना था, 3 था। ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। बारंबारता निकाल लिए, वर्ग अंतराल निकाल लिए, अब हम निकालेंगे वर्ग चिन्ह x की वैल्यू। ये f की वैल्यू है ना, हम यहाँ पे निकालेंगे x की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू कैसे निकलती है, इसको और इसको जोड़ के आधा कर लेते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं निम्न सीमा, है ना, ये हमारा होता है निम्न सीमा, और इसको हम बोलते हैं उच्च सीमा। ठीक है, अपर लिमिट। तो x की जो वैल्यू होती है उसको निकालने के लिए फार्मूला होता है, x की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला होता है ये उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। तो x बराबर क्या होता है, वो होता है उच्च सीमा, है ना, प्लस निम्न सीमा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में क्या होता है, 2 होता है। यानी इन दोनों को जोड़ के आधा करते जाते हैं। तो 10 में 0 जोड़ेंगे, 10 का आधा कितना होगा, 5, 20 10 30 का आधा कितना हो गया, 15, है ना, फिर ऐसे ही 25, फिर ऐसे ही कितना होगा, 35। ठीक है, इसके बाद हम माध्य निकालने के लिए हम लोगों ने पढ़ा था प्रत्यक्ष विधि, है ना। प्रत्यक्ष विधि में हम लोगों ने पढ़ा था कि देखिए, प्रत्यक्ष विधि में हम लोगों ने पढ़ा था f इंटू एक्स निकालेंगे, है ना, इनका गुणा कर लेंगे, 5 गुना 10 हो जाएगा, फिर 15 एकम 15 हो गया, फिर 25 चौका 100 हो गया, 25 चौका कितना हो गया, 100 हो गया, 25 35 दिया 105 हो गया। ठीक है, हम यहाँ पे सिग्मा एफ का मान निकालेंगे। एफ सिग्मा एफ मतलब बारंबारताओं का योगफल जोड़ लेंगे, 4 3 7 1 8 2 10 हो गया। और यहाँ पे हम सिग्मा एफ एक्स निकाल लेंगे, है ना। सिग्मा एफ एक्स का मतलब है कि एफ एक्स का गुणा करने जोड़ने पर कितना आ रहा है, 100 100 200 हो गया, 205 और 15 220 10 30 कितना हो गया, 230 हो गया। ठीक है, तो माध्य निकालने का जो फार्मूला होता है बेटा, एक्स बार इक्वल टू होता है हमारा सिग्मा एफ एक्स अपान क्या होता है, सिग्मा एफ होता है। तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 230, और सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है, 10। 0 से 0 काट देंगे तो आंसर कितना होगा, 23 होगा। इसका माध्य कितना हो जाएगा बेटा, 23 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। बोला है एक अधिवर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता होगी। 53 सोमवार होने की प्रायिकता होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बी सी और डी। हमारे पास 4 ऑप्शन है। यहाँ पे है 6/7, फिर है 5/7, फिर है 2/7, फिर है 1/7। ठीक है, तो एक अधिवर्ष, अधिवर्ष का मतलब होता है लीप वर्ष ना। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, जो लीप वर्ष होता है ना, लीप वर्ष में कुल 366 दिन होता है। कितने दिन होते हैं, 366 दिन। अगर हम 366 दिन में 7 से भाग कर लें तो 7 बचे 35 होता है, 1 बचेगा 16 हो जाएगा, फिर 7 दूना 14 बचेगा, तो शेषफल कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये जो
52 आया है ना। ये 52 दिन ऐसे हैं जिनमें सोमवार भी 52 आया होगा, 52 रविवार आया होगा, 52 मंगलवार आया होगा, ऐसे ही सारे दिन 52 बार आया है। ठीक है, ये जो दो अतिरिक्त दिन बचा है उसी के बारे में पूछ रहा है कि 53 सोमवार होने के लिए, तो सोमवार होने के लिए कितने शेष दिन बचे हैं? 2 दिन, और टोटल सप्ताह में दिन कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो अनुकूल कुल परिणाम हमारे पास कितने होंगे? 7 होंगे, क्योंकि सप्ताह में कुल 7 दिन होते हैं, तो कुल परिणाम 7 हो जाएंगे। अनुकूल परिणाम कितने होंगे? अनुकूल परिणाम हो जाएगा 2 दिन। तो प्रायिकता बराबर हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था बेटा, है ना। प्रायिकता बराबर क्या था? अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम, है ना। तो लिखेंगे अनुकूल परिणाम, है ना, बटा में क्या? कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास कितना है? अनुकूल परिणाम है 2, कुल परिणाम है 7, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 2/7। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 18 है। 2 मित्रों का जन्म 2020 में हुआ। यहाँ पे बोला है कि 2 मित्रों का जन्म 2020 में हुआ था। 2 मित्रों का जन्म 2020 में हुआ था। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों का जन्मदिन एक ही हो। हमसे कह रहा है प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों का जन्मदिन एक ही हो। ठीक है, चलिए ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन ए, बी, सी और डी होगा। ऑप्शन ए में लिखा है 1/365, ऑप्शन बी में लिखा है 1/366, ऑप्शन सी में लिखा है 2/365 और ऑप्शन डी में लिखा है 2/366। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा 2020 हमारा क्या है? कौन सा ईयर है? लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है? 2020 में हम 4 से क्या करेंगे? भाग कर देंगे बेटा। 2020 में अगर हम 4 से भाग करते हैं तो 4 पंजे कितना होता है? 20। ये कट गया सारा, ये जीरो मतलब 2 उतारेंगे, इससे छोटा हो जाएगा तो एक और 0 उतार देंगे, फिर 4 पंजे 20 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी 0 बढ़ाते हैं, जब यहाँ 0 बढ़ाते हैं तो फिर 4 पंजे 20 हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा अगर पूरा पूरा कट जाता है ना, तो ये लीप वर्ष होता है। तो 2020 क्या होगा? 2020 हमारा लीप वर्ष, यहाँ पे लीप वर्ष है। अगर ये लीप वर्ष है तो इसमें कितने दिन होंगे? इसमें 366 दिन होंगे। ठीक है, 366 दिनों में ये बोल रहा है कि 2 मित्र हैं जिनका जन्म 2020 में हुआ था। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो। ठीक है, तो दोनों का जन्मदिन एक ही दिन होगा तो अनुकूल परिणाम कितना होगा? 1 होगा, है ना। अनुकूल परिणाम हमारा क्या होगा? 1 होगा। और कुल परिणाम हमारे पास कितने होंगे? लीप वर्ष है तो कुल 366 दिन होगा, है ना। कुल परिणाम कितना होगा? 366। 366 दिन में से किसी एक दिन दोनों का जन्म हुआ था तो वो अनुकूल परिणाम 1 हो जाएगा, कुल परिणाम 366 दिन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर प्रायिकता निकलना होगा तो प्रायिकता हमारे पास क्या होगा? अनुकूल बटा कुल होता है ना, अनुकूल परिणाम। ठीक है, बटा में क्या होता है? कुल परिणाम होता है। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास 1 है, कुल परिणाम है 366, तो 1/366 हमारी क्या हो जाएगी? प्रायिकता हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, 2 बिंदुओं, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 बोला है कि 2 बिंदुओं 2,3 और 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी है हमारे पास। यहाँ पे बोला है 2 होगा, 3 होगा, फिर बोला है 2 कड़ी में 2 होगा, फिर बोला है 2 कड़ी में 3 होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। देखिए 2 बिंदु दिया है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था इसके बीच में फॉर्मूला, है ना। मान लेते हैं ये बिंदु हमारा पहला है और ये दूसरा बिंदु है। ठीक है, पहला बिंदु का निर्देशांक दिया है 2,3, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसका निर्देशांक है 4,1। पहले बिंदु को हम x1 और y1 मान लेंगे और दूसरे बिंदु को हम क्या मान लेंगे? x2 और y2। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी अगर ज्ञात करनी होती है तो उसके लिए फॉर्मूला हम लोग क्या लगाते हैं? फॉर्मूला लगाते हैं ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। x2 की वैल्यू क्या है? 4 है, तो 4 माइनस x1 की वैल्यू क्या है? 2 है, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर मतलब 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। y2 कितना है? 1 है और y1 कितना है? 3 है, तो लिखेंगे 1 माइनस 3 का
होल स्क्वायर। तो आगे हम हल करेंगे, 4 में से 2 गया 2, तो लिखेंगे 2 का स्क्वायर, 1 में से 3 गया तो -2, तो -2 का स्क्वायर। ठीक है, आगे करेंगे, देखिए ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, है ना, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, तो लिखेंगे 4, -2 का स्क्वायर भी कितना होगा, 4 होगा। 4 2 बार है तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2 गुणे 4। ठीक है, तो 4 कड़ी से बाहर निकल जाएगा, 2 हो जाएगा, और कड़ी में 2 रह जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 कड़ी में 2। या तो फिर आप यहां से ऐसे भी कर सकते थे, आगे की 2 चौक के 8 हो गया, है ना, 8 का गुणनखंड हम कर लेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, ये 2 का जोड़ा बना दिए, इसको कड़ी से बाहर निकाल दिए, जिसका जोड़ा नहीं बना उसको कड़ी के अंदर रख देंगे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पे, 2 कड़ी में 2। चलिए देखते हैं, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, 20 बोला है निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या होगी, है ना, बोला है निम्नलिखित, ठीक है, में अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए, बी, सी और डी है। ऑप्शन ए में लिखा है कड़ी में 25, ऑप्शन बी में लिखा है कड़ी में 81, ऑप्शन सी है 5/3 और ऑप्शन डी है 5 प्लस कड़ी में 2 है। ठीक है, तो देखिए बेटा, यहाँ पे कड़ी में 25 है, कड़ी में 25 का मान होता है 5। अगर ये कड़ी से बाहर निकल गया, इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ये क्या है, परिमेय संख्या है। हमसे क्या पूछा है, अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, तो परिमेय हो गया, खत्म। कड़ी में 81 है दूसरा ऑप्शन, कड़ी में 81 का मान होता है 9। 9 अगर कड़ी से बाहर निकल गया, 81 कड़ी से बाहर निकल के 9 हो गया, इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। फिर 5/3 है तीसरा ऑप्शन, तो ये p/q के रूप में है। अगर p/q के रूप में है तो ये क्या होगा, परिमेय होगा। ठीक है, और आज का हमारा चौथा ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है, 5 प्लस कड़ी में 2 है, तो ये 5 तो हमारा परिमेय है ना, 5 हमारा क्या है, परिमेय है, लेकिन 2 हमारा कड़ी में क्या है, अपरिमेय है ना। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को हम जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे या भाग करेंगे, हमेशा क्या मिलता है, अपरिमेय संख्या ही मिलता है ना। यानी ये हमारा क्या है, अपरिमेय है। तो हमसे पूछा था इनमें से कौन सा अपरिमेय होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हमारा अपरिमेय होगा। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आज आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेटा, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि अगर मैं नया कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन या मैसेज चला जाए। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम लोग वीडियो में एक नए सेट के साथ। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं आज। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।